स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में, और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और चलिए अब अगले आधे घंटे दर्शकों के सवालों के जवाब हम शो में देंगे, और हमारे साथ इसके लिए खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। और अगर आप भी ऐसे दर्शक हैं जो अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम कुछ ही देर में फ्लैश करेंगे हमारा व्हाट्सएप नंबर और साथ ही हमारा यूट्यूब ID, जहां पर अपने सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन चलिए देखते हैं क्या है खास आज शो में। बताएंगे आपको कैसे बनाएं परिवार के लिए फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, पति पत्नी और बच्चों के भविष्य की वित्त सुरक्षा आप कैसे कर सकते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। बताएंगे आपको किस तरह के फंड्स का चुनाव करना चाहिए, कौन से फंड्स आपके लिए सही हैं, किन से निकल जाना चाहिए, इसकी पूरी सीख आपको हम देंगे शो में आगे। और साथ ही बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए उनकी पढ़ाई का खर्चा हो या उनकी शादी का, किस तरह से आपको निवेश रणनीति बनानी चाहिए, बाजार की गिरावट से कैसे आपको नहीं डरना चाहिए, समझाएंगे सारी बातें शो में आगे। साथ ही बाजार गिरने पर इक्विटी में निवेश करें या सोने में, कहां आपको मिलेगा ज्यादा मुनाफा, आज होगा हमारी बातचीत में शामिल। साथ ही अगर आप भी अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, आपके सवाल निवेश से जुड़े हों, इंश्योरेंस से जुड़े हों, आपके सवाल टैक्स या किसी भी तरह के आर्थिक लक्ष्य से जुड़े हों, तो अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9619873567। ये वो नंबर जहां पर हमें इंतजार रहता है आपके सवालों का। इसके अलावा आप यूट्यूब पर भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारे शो आप लाइव देख सकते हैं यूट्यूब में, पुराने शोज भी आपको यूट्यूब की हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अपने सवाल यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डालिए और हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। चलिए तो सीधा हमारे आज के मेहमानों की ओर रुख करते हैं जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कराएंगे। हेमंत उर्सिगी, CEO वाइज इन्वेस्ट, मुकेश जिंदल, सीनियर पार्टनर अल्फा कैपिटल, आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और हमारे पहले दर्शक राहुल भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जो कि हेमंत जी से सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार राहुल, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी नमस्कार, मैं नागपुर से बात कर रहा हूँ। धन्यवाद, अपना सवाल आपने हमें भेजा। 2 करोड़ का कॉर्पस आपको जमा करना है और 15 साल का आपने अपने आप को समय दिया है। राहुल, आपके फंड्स के नाम मैं आपको बता देती हूँ। आपने मिरर का टैक्स सेवर अपने पोर्टफोलियो में रखा है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, क्वांट का मिड कैप, PGM का मिड कैप, क्वांट का स्मॉल कैप, निपॉन का स्मॉल कैप, इन्वेस्को, नैस्डैक आपके पास है। उसके अलावा NPS में भी आप रिटायरमेंट के लिए पैसे लगा रहे हैं। तो 44,000 का आपका ये कुल मिला के निवेश है। राहुल, आप कब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? जी अभी मैं 3-4 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बट 3-4 साल से मैं मेरी जो SIP थी वो कम थी, बट अभी लास्ट 1 ईयर से मैं मतलब SIP बढ़ा दी है मैंने। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 2-3 साल, मतलब मैं 3 साल पकड़ के चलती हूँ कि इस पोर्टफोलियो में आपने धीरे धीरे करके फंड्स जोड़े होंगे, है ना? करेक्ट। कोई खास वजह आपने ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में रखा है? क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप का आपको एक्सपोजर फ्लेक्सी कैप के जरिए भी मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपने 2 मिड कैप और 2 स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में रखा है। कोई खास वजह इस रणनीति के पीछे? कोई आपने सोची हुई रणनीति बनाई है? जी मैंने अभी सुना था कि जैसे फ्लेक्सी कैप वगैरह है, तो उसमें से मोस्टली अभी जितने भी फंड मैनेजर है वो मोस्टली उसका अलोकेशन 70% लार्ज कैप में रखते हैं। आई एम नॉट श्योर, इसकी वजह से मैंने नो यू आर एब्सोल्युटली राइट। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप ऐसे एक निवेशक हैं, दर्शक हैं जो कि इतनी बारीकी से म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को ट्रैक करते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, अधिकतर फंड मैनेजर्स जो भी फ्लेक्सी कैप को खासतौर से जो हैंडल कर रहे हैं वो थोड़े से लार्ज कैप बायस्ड होते हैं। इसके लिए आपने एक अलग से एक्सपोजर लिया है, बहुत ही उम्दा बात। चलिए, तो मेरे ख्याल से मैं सीधा हेमंत जी की ओर रुख करती हूँ जो कि आपको और बेहतरी से समझाएंगे कि कहाँ आपको एक्सपोजर शायद मॉडरेट करना हो। बताइए हेमंत सर, इनकी रणनीति सबसे पहले आपको कैसी लगी? कविता, सबसे अच्छी बात जैसा आपने भी कहा कि जब कोई निवेशक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते हैं और इतना ध्यान रखते हैं कि किस कैटेगरी से क्या उनको मिलता है और किस तरीके से वो अपना जो एक्सपोजर है डिफरेंट सेगमेंट्स को देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि आई थिंक उनका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सही है। सबसे पहले देखते हैं कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, इनका जो टारगेट है, उन्होंने कहा कि 2 करोड़ का इनको टारगेट इन्होंने बना के रखा अपने लिए 15 साल के बाद। तो मुझे लगता है कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट है 46,000 की, अगर यहाँ से वो कंटिन्यू करते हैं, जिनका जो डिफाइंड टाइम होराइजन है, तो करीब में 12% का अगर रिटर्न मान के चलो एनुअलाइज, तो करीब 2 करोड़ 30 लाख का कॉर्पस बन जाएगा। तो आई थिंक जहां तक कॉर्पस तक पहुंचने का सवाल है, इनका टारगेट पूरा होने का सवाल है, अगर ये अपना प्रोसेस अनइंटरप्टेडली कंटिन्यू करते हैं तो वो हो जाएगा।
अब यहाँ पे एक्चुअली 6 म्यूचुअल फंड के 7 स्कीम्स हैं इनके पास। तो मुझे लगता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेंगे तो वो थोड़ा बेहतर रहेगा। जैसे आपने भी सही कहा कि इनके पास 2 मिड कैप हैं, 2 स्मॉल कैप हैं। ये बात सही है, जैसा उन्होंने कहा कि फ्लेक्सी कैप में जो इनका इन्वेस्टमेंट है वहां पे सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो लार्ज कैप में जा रहा है और स्मॉल कैप में बहुत ही कम है, मतलब ना के बराबर होगा। तो वो सही है कि आपको तीनों सेगमेंट का एक्सपोजर कैसे करना है उसके ऊपर ध्यान रखना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जाइए जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी हो, मतलब आपके बिना कुछ किए फंड मैनेजर के पास वो फ्लेक्सिबिलिटी हो कि वो जो डिफरेंट सेगमेंट है मार्केट के उसके अंदर वो आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सके, क्योंकि वो टैक्स एफिशिएंट भी होता है और आपको टाइमिंग की भी चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आपको टैक्स तभी लगेगा जब आप खुद से कोई ट्रांजैक्शन करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर वो दो जो इनके पास मिड और स्मॉल कैप है उसमें एक फंड रखें मिड कैप में, तो पीजीएम मिड कैप को ये कंसिडर करें कि उसमें एसआईपी बंद कर दें। जो इनके पास स्मॉल कैप है क्वांट और निपॉन, तो उसमें से क्योंकि अगर ये क्वांट का मिड कैप रख रहे हैं तो मे बी निपॉन का स्मॉल कैप जो है वो बंद कर दे। ये दोनों को 2 फंड, एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी जैसे एचडीएफसी लार्ज एंड मिड, जहां पे मिनिमम 35% पैसा जो दोनों सेगमेंट में जाएगा और बाकी जो है फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के पास है, और एक मल्टी कैप फंड जैसे निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है, वहां पे 25% तीनों सेगमेंट में जाएगा, लार्ज, मिड और स्मॉल, और 25% फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के पास है। तो देखिए क्या होता है कि आपको शायद एक्सपोजर डिफरेंट सेगमेंट्स का वैसे ही मिल जाएगा और साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी होगी, टैक्स एफिशिएंसी मिलेगी, आपको रिटर्न बेहतर हो सकता है। तो मुझे लगता है ऐसे निपॉन इंडिया मल्टी कैप देख सकते हैं वहां पे। तो ये 2 बदलाव अगर करें मुझे लगता है तो, क्योंकि लंबा समय है, जितना फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे वो आपके पोर्टफोलियो के अच्छा। तो 2 बदलाव, और जैसा मैंने पहले कहा शुरुआत में कि इनके टारगेट पूरा करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा क्योंकि इतना लंबा समय है, अगर आगे जाके हो सके तो और अपनी रकम को बढ़ाइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है टारगेट सेट इतना एडवांस में कभी शायद हम ठीक तरीके से उसको क्वांटिफाई नहीं कर पाते। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी रखिए कि जैसे जैसे आप आगे जाए थोड़ी थोड़ी अपनी एसआईपी की अमाउंट बढ़ाते रहिए। राहुल, क्या आपको और कोई सवाल पूछना है हेमंत जी को? जी जी, और मेरा एक्चुअली एक जो फंड है जो डायरेक्ट वो नैस्डैक ट्रिपल क्यू ट्रस्ट में, वो सही है? जी, आई थिंक वो आप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोजर टू सम एक्सटेंट बहुत ही सही डिसीजन होता है और आपका बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है ओवरऑल कंपेयर टू जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, तो वो आप डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए हम आगे बढ़ेंगे और नागेंद्र तिवारी जी का मैं सवाल लूंगी। क्या हमारे साथ फोन लाइन पर हैं वो? जी अवेलेबल है। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर, क्या हाल चाल, कैसे हैं? बढ़िया मैडम, बढ़िया। आप सबको देखते बहुत रहते हैं और आप लोग का जी। मिलता रहते हैं, मैंने सोचा जी, कुछ एडवाइस जी। दे दूं आप लोगों से। बिल्कुल, अच्छा लगा कि आप हमें सुनते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग की ओर बढ़े भी हैं हमारे शोज देखकर, हमें सुनकर। तो कुछ फंड्स के नाम जो आपने भेजे हैं मैं दोहरा देती हूँ, आप देखिएगा कि कुछ मिस तो नहीं हो गया। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है आपके पास, कोटक का इमर्जिंग इक्विटी है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, एसबीआई का स्मॉल कैप है, कैनरा बैंक का फ्लेक्सी कैप है, और 10 साल में आपको 2 करोड़ चाहिए, ये आपने अपना भी लक्ष्य रखा हुआ है। अब तक 26 लाख लगभग इस पोर्टफोलियो के जरिए आपने इकट्ठा किया हुआ है। एचडीएफसी टैक्सेबल, एचडीएफसी टॉप 100 भी है आपके पास, और इनमें आप कब से निवेश कर रहे हैं सर? मैडम ये जब एचडीएफसी 10 साल से 2 फंड है बाकी। जी जी मैडम, जब एचडीएफसी टॉप 200 हुआ करता था तब से हाँ, मैं हाँ। इसको कर रहा हूँ। ये हो गया आपका 12-13 साल हो गए ये करते हुए, टॉप जी, 100 और बिल्कुल। एचडीएफसी टैक्सेबल। बिल्कुल। तो आप और खुश हैं ये इस फंड के परफॉर्मेंस से, और इतना साल आपने इसको दिया, आप खुश हैं अपने इस निर्णय से? मैडम अभी तक तो इसका 14% के आसपास जो है रिटर्न मैंने देखा है जो आ रहा है, तो जी, जी। अभी तक तो सही चल रहा है। बीच में अच्छा। बीच में कुछ डाउन हुआ था, लेकिन फिर वो आके फिर वो इक्वल हो गया था। हाँ, काफी एक लंबा दौर था जहां पर इसने अंडर परफॉर्म किया था। और चलिए, अब मुझे जानना है कि आपने 2 करोड़ का लक्ष्य 10 साल के बाद जो रखा है वो किस लक्ष्य के लिए है, किस कार्य के हेतु है? एक्चुअली मैडम ये एक्चुअली बच्चों की स्टडी वगैरह के लिए, प्लस में अपना एक अच्छा घर के लिए है। ठीक है, ओके। तो ये काफी इसमें होगा, एक 10 साल के बाद 2 मैडम, करोड़ की ये- वैल्यू कम हो जाएगी नागेंद्र जी। तो काफी होगा इतना दोनों लक्ष्यों के लिए, क्योंकि दोनों ही बड़े लक्ष्य हैं और काफी अहम लक्ष्य होंगे आपके लिए। हाँ,
फिलहाल तो मैं इतना ही सोच रहा था मैडम। बाकी मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। पर आज हाँ। तारीख में मैडम और मैंने बढ़ाया है अब, और मैंने अभी इसका 3000 से मैंने इसका जो है 6000 कर दिया है। 3000 और मैंने ऐड किया इसमें। ठीक है, नहीं फंड तो बढ़िया है, उसमें आप अपना निवेश बढ़ाइए। इनफैक्ट आपको अपनी एसआईपी बढ़ानी भी चाहिए जब भी मुमकिन हो सके। आपसे फंड जोड़ें उससे पहले ये सोचे कि किस फंड में एसआईपी बढ़ाई जा सकती है, तो उस लाइन पर आप ठीक है। एक जो चिंता का विषय मुझे आपके पोर्टफोलियो में लग रहा है वो है आपके कॉर्पस को आंकने का, जो कि मेरे ख्याल से हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं वो आपको बताएंगे। मुकेश से बात करना चाहती हूँ मैं, पीसीआर। मुकेश जी, थोड़ा सा इनको रियलिस्टिकली मेरे ख्याल से गोल्स के करीब ले जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई एक तो अहम लक्ष्य है हर माता पिता के लिए, और दूसरा इनका घर का भी एक लक्ष्य है। और 10 साल में 2 करोड़ रुपए ये चाह रहे हैं। हो सकता है मुमकिन है अपना निवेश भी बढ़ा ले, बट क्या रिवैल्यूएट करने की जरूरत है इस लक्ष्य को? थैंक यू कविता। पहली बात तो मैं नागेंद्र जी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि ये प्लानिंग कर रहे हैं बच्चों की एजुकेशन के लिए, घर के लिए, और जो इन्होंने म्यूचुअल फंड का रूट सेलेक्ट किया है ये बहुत ही बढ़िया रूट है। और अगर ये इसमें रेगुलरली इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो ये गोल पूरे हो सकते हैं। अगर इनकी मैं गोल प्लानिंग की बात करूं, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनका गोल है, लक्ष्य है कि ये 2 करोड़ का इनका कॉर्पस चाहिए, और ऑलरेडी इनके पास 26 लाख का कॉर्पस बन चुका है, और ये एसआईपी कर रहे हैं 23,500 की। तो अगर हम ये मान के चले कि अगर ये 10 साल ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और 14% का रिटर्न जो अभी तक इनको मिला है, और मेरे को लगता है आने वाले टाइम में मिलना चाहिए इंडियन मार्केट से, क्योंकि इंडियन मार्केट एक ग्रोइंग मार्केट है, तो 14% रिटर्न यहां से निकलना चाहिए। तो अगर ये इन्वेस्ट करेंगे तो इनका जो कॉर्पस बन जाएगा वो 1,65,00,000 का बन जाएगा। लगभग थोड़ा सा गैप रह जाता है, 35 लाख का गैप रह जाता है। अब इस गैप को पूरा करने का तरीका ये है कि कैलकुलेशन ये बताती है कि इनको इनकी एसआईपी का अमाउंट बढ़ा के 23,500 से 38,000 कर देना चाहिए। अब इन्होंने बताया थोड़ी ऑलरेडी इन्होंने एसआईपी बढ़ा ली है, बढ़ा सकते हैं तो और बढ़ा लीजिए, नहीं तो ये भी कर सकते हैं कि स्टेप अप एसआईपी करें। जैसे से इनका इनकम लेवल बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया ग्रो कर रहा है तो इनकम भी बढ़ेगी। नॉर्मली इंडिया में सैलरी 10% हर साल बढ़ती है, तो अगर ये स्टेप अप एसआईपी करेंगे तो इनका गोल बहुत बढ़िया तरीके से पूरा हो जाना चाहिए। तो मेरे को लगता है अगर ये कंसिस्टेंट रहेंगे तो हो जाएगा। फिर इन्होंने स्कीम्स के बारे में बताया। स्कीम्स इनके पास है, 7 स्कीम्स है, इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे को लगता है स्कीम्स में हमेशा थोड़ा स्कोप हो सकता है कि बेटर कर सके। एक मेरा हमेशा इन्वेस्टर्स को सजेशन होता है कि पोर्टफोलियो को ज्यादा ना फैलाएं। कई बार क्या होता है, इन्वेस्टर जो पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा होता है वो सोचता है स्टॉक पोर्टफोलियो की तरह बहुत ज्यादा स्कीम्स ले लें, उससे कई बार फायदा नहीं होता। जैसे इनके पास अगर हम देखें, इनके पास 3 एचडीएफसी के फंड्स है, एचडीएफसी टॉप 100, एचडीएफसी टैक्स सेवर, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। एक ही फंड हाउस के इतने फंड लेने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हेमंत जी भी इसी बात पे बोल रहे थे कि एक ही फंड हाउस के इतने फंड ना ले, क्योंकि हम देखते हैं कि जब एक फंड हाउस अंडर परफॉर्म करता है तो सारी स्कीम्स अंडर परफॉर्म उनकी कर रही होती है। तो थोड़ा सा इनमें हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। मेरा इनको सजेशन होगा कि ये 3 फंड्स में एसआईपी बंद कर दें। एक तो एचडीएफसी टॉप 100 में बंद कर दें, एक कैनेरा रेबोको फ्लेक्सी कैप में कर दें, क्योंकि वो फंड काफी टाइम से अंडर परफॉर्म भी कर रहा है, और तीसरा एसबीआई स्मॉल कैप फंड कर दे। फंड में अंडर परफॉर्मेंस कॉर्पस भी बड़ा हो गया है। इनके पास 3 अच्छे फंड है जहां पे मेरे को लगता है कि अगर वो टॉप अप करेंगे तो बात बन जाएगी। एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, और एक कोटक इमर्जिंग इक्विटी है जो मिड कैप फंड है, और फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज फंड है जो स्मॉल कैप फंड है। तो मेरे को लगता है अगर ये 3 फंड को पकड़ ले, और क्योंकि इसमें बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, स्मॉल मिल रहा है, मिड मिल रहा है, फ्लेक्सी कैप भी मिल रहा है, लॉन्ग टर्म 10 साल के हिसाब से स्मॉल मिड बढ़िया रहता है, रिटर्न वहां से बढ़िया निकल सकता है। तो मेरे ख्याल से इन्हीं में स्टिक करें, इनमें बढ़ाते रहें एसआईपी, तो इनके गोल पूरे हो सकते हैं। जी, काफी विस्तार से और अच्छे से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कराई। मुकेश ने बताइए, आपको कुछ और इनसे पूछना है? मैं मैडम यही मैं जानना चाह रहा था जो सर ने बताया कि मेरे को एचडीएफसी 100 बंद करना है, एसबीआई स्मॉल कैप बंद करना है, और एक कैनरा। नागेंद्र जी, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप सलाह वापस सुनना चाहेंगे तो हमारा ये शो यूट्यूब पर भी जाएगा साहब, तो आप यूट्यूब पर ये शो देख लीजिएगा, और जितनी बार चाहे उतनी बार आप वहां पर रिवाइंड करके सलाह जो है वो समझ पाएंगे। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मेरे साथ हमारे अगले दर्शक सागर फोन लाइन पर हैं, जो कि हेमंत जी से सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार सागर, कैसे हैं? नमस्कार, बस बढ़िया।
हेलो। बेटी है आपकी 4 साल की जिसके लिए आपको फाइनेंशियल नहीं, प्लानिंग बेटा करनी है और 4 साल का। बेटा है तो अच्छा हाँ लड़का है। मुझे उसके 13 साल के लिए मुझे 13 साल के मेरा 2 करोड़ का गोल है मेरा। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं इसमें ऐसा भी करा था मुझे, तो मैं किस फंड में ऐसा भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ? कितना कर पाएंगे? मंथली 15 से 20 हजार रुपए पर मंथ। 15 से 20 हजार रुपए पर मंथ और 13 साल के लिए आपको करना है ना 2 करोड़ के लिए। 2 करोड़ के लिए। और कब कब अपनी आप जो है अपनी निवेश की राशि बढ़ा पाएंगे? बिकॉज वो शायद बढ़ाना जरूरी होगा आपके लिए अगर आप 2 करोड़ को अचीव करना चाहते हैं 13 साल में। तो फिलहाल तो आप जितने से मुमकिन होते से शुरू करें, लेकिन बाकी बढ़ाने की आपको जरूर सलाह दी जाएगी। हेमंत जी के पास जाना चाहूंगी मैं। हेमंत जी बताइए। जी कविता, आपने बिल्कुल सही कहा। इनका जो टारगेट है, उन्होंने कहा 13 साल में 2 करोड़ का इनको कॉर्पस बनाना है। तो एक्चुअली अगर हम आज से देखें, अगर 12% का एनुअल रिटर्न मान के चलते हैं तो करीब 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट इनको करनी होगी। इन्होंने कहा कि शायद वो 20,000 कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जितना इनको इन्वेस्टमेंट करना अपने गोल तक पहुंचने के लिए, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, और जितनी इनकी कैपेसिटी है उसमें थोड़ा गैप है। तो कोशिश करनी है आपको, क्योंकि बहुत लंबा समय आपके पास नहीं है। कहने को ये 13 साल है, लेकिन अगर हम एवरेज होल्डिंग पीरियड देखेंगे तो करीब 6.5 साल के करीब रहेगा। तो कोशिश करनी पड़ेगी आपको कि जितना जल्दी हो सके इस गैप को बढ़ाएं। दूसरा तरीका ऑफकोर्स ये हो सकता है कि आप हर साल अगर 15-20% अपनी SIP को बढ़ा सकें तो भी अपने लक्ष्य के नजदीक तक आप पहुंच पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जानना कि आपको पैसे बढ़ाने की जरूरत है। अगर मैं ये मान के चलूं कि जैसे मैंने कहा कि 50,000 रुपए इनको इन्वेस्ट करने हैं, तो दूसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करें। तो ऑब्वियसली 13 साल का समय इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका वो है कि जो तीनों सेगमेंट है मार्केट के, उनमें एक्सपोजर कैसा हो। जैसे पहले भी मैंने शो में कहा कि ऐसी ऑप्शन को देखिए जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी हो फंड मैनेजर के पास कि वो आपके बिना कुछ किए अपने हिसाब से अपनी जो उनको लगता है आगे जाके मार्केट में क्या होगा उसके हिसाब से पोर्टफोलियो में डिफरेंट सेगमेंट के अंदर रीबैलेंस करें। तो 5 फंड मैं इनको रिकमेंड करूंगा 50,000 के देखते हुए। ऑफकोर्स अगर वो 20,000 करें तो भी उसी प्रोपोर्शन में वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक फ्लेक्सी कैप, राग पर एक फ्लेक्सी कैप हमने बात की, एक मल्टी कैप निपॉन इंडिया मल्टी कैप, 2 लार्ज एंड मिड कैप HDFC लार्ज एंड मिड कैप और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, और एक मिड कैप फंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अगर जैसा मैंने कहा 10-10 हजार रुपए अगर ये डालते हैं तो मेरे हिसाब से ब्रॉडली मैं आपको बता सकता हूं कि करीब 50 या 55% पैसा इनका जाएगा लार्ज कैप में और 35 to 40% जाएगा वो मिड कैप के अंदर, बाकी जाएगा स्मॉल कैप में। तो जिस तरह का प्रपोर्शन एक आइडियल प्रपोर्शन होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए वो आपको मिलेगा। और जैसा मैंने कहा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पांचों के पांचों फंड काफी अच्छा परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छे फंड मैनेजर है, अच्छा पोर्टफोलियो है। दूसरा जो ऑटोमेटिकली जो बदलाव करना है फंड मैनेजर आपके ब्याज पे करेंगे। तो अमाउंट बढ़ाने की जरूरत है और ये फंड आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट शुरुआत करने के लिए। ऑल द बेस्ट सागर। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। अगर कुछ भी आप नहीं समझ पाए हैं तो YouTube पर हमारे शोज जो कि जाते हैं आप वहां पर सलाह समझ सकते हैं। मुझे शो को आगे बढ़ाना होगा और चलिए सीधा आप रुक कर लेते हैं आज के निवेश के गुरु मंत्र की ओर। चलिए, तो हमारे मेहमान ये ऐसे निवेश गुरु मंत्र लेके आते हैं जिनके जरिए आप समझ पाए पूरे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को थोड़ी और बेहतरी से। और तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप टिप्स लेते रहते हैं, आपको कमाई के बहुत सारे वादे मिलते हैं, लेकिन जब तक आप खुद निवेश की प्रक्रिया को नहीं समझेंगे, आप खुद ये बात नहीं समझेंगे कि आप किस तरह के निवेशक हैं, तब तक आपके लिए कोई सही रणनीति आपको नहीं बता पाएगा। तो चलिए मुकेश बताइए, आपका आज का निवेश का गुरु मंत्र क्या है? मेरा आज का निवेश का गुरु मंत्र बहुत ही सिंपल है। मेरा इन्वेस्टर्स को रिकमेंडेशन ये होगा कि आप बहुत ज्यादा स्कीम्स, म्यूचुअल फंड स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में ना डालें। कई बार इन्वेस्टर्स जब पोर्टफोलियो बना रहा होता म्यूचुअल फंड का, वो शेयर्स के पोर्टफोलियो की स्ट्रेटेजी लगा लेता है, उसमें 8, 10, 12 स्कीम्स डाल देता है। इतनी स्कीम्स की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड अपने आप में 40-50 स्टॉक में डाल रहा है। आप 3-4 अच्छे म्यूचुअल फंड ले लीजिए अलग अलग कैटेगरी के, और आपका पोर्टफोलियो डिजाइन हो जाएगा। पोर्टफोलियो को सिंपल रखिए ताकि उसे ट्रैक बेटर कर सकें और रिटर्न अच्छे निकल सके। चलिए, जरूरत से ज्यादा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ना डालें, जो कि बहुत सारे दर्शक कई बार करते हैं। हेमंत जी।
कविता, मैं भी बहुत ही सिंपल एस्पेक्ट पे बात करना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है। म्यूचुअल फंड जो है बहुत ही सिंपल एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, लेकिन अगर आप उसके पोटेंशियल का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड का जो इंपॉर्टेंट रोल रहे, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फंड आप चुने वो बहुत ध्यान से चुने। आपकी एसेट एलोकेशन यानी कितना पैसा कितना एसेट क्लास में जाएगा, और उसके बाद ऐसे फंड जो उस एसेट क्लास का बेस्ट पोटेंशियल आपको दिला सके। यानी दो इंपॉर्टेंट चीजें, आपका समय और आपका रिस्क प्रोफाइल, और उसके हिसाब से सुटेबल फंड चुनना है। बिना सोचे समझे अगर आप फंड चुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा रिस्क भी लेंगे, और जो आपके जो टारगेट पूरे होंगे उसमें भी कहीं आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो सिंपल इन्वेस्टमेंट व्हीकल, लेकिन थोड़ा सा होमवर्क करेंगे तो पूरा फायदा मिलेगा आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ हेमंत जी, आपका, मुकेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज आपने की। और मैंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं आपको छोड़े जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, और साथ ही यूट्यूब पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, तमाम शोज देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भी छोड़ सकते हैं। और हाँ, अगर आप शो पर लाइव बैठना चाहें तो वो भी मुमकिन है, हम आपको शो पर आमंत्रित करेंगे और आपकी सीधा बातचीत कराएंगे हमारे एक्सपर्ट से। तो अपने सवाल लगातार आने दें और हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।